हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से रावत सिंधी क्लासेस में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे DSSB PGT भर्ती 2025 के बारे में। तो दिल्ली सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा दिल्ली लेक्चरर यानी कि दिल्ली में PGT की वैकेंसी को आउट यानी कि PGT की वैकेंसी निकाली गई है। PGT मतलब पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, ठीक है। तो इसमें जो पूरी पोस्टें रहने वाली हैं वो 430 के लगभग 430 से ज़्यादा पोस्टें हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल रही हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर आपके पास यूटेट सर्टिफिकेट नहीं है और आपके पास सीटेट सर्टिफिकेट भी नहीं है तो भी आप इस फॉर्म को आराम से अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास यहाँ पे आ चुकी है। तो देखते हैं पूरी वीडियो में कि कौन इस फॉर्म को भर सकता है और क्या इसका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा और क्या इसमें सिलेबस रहेगा और कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है, किस एज ग्रुप के इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। तो सारी जानकारी मिलेगी आपको इस वीडियो के माध्यम से, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए देखते हैं इसका डिटेल नोटिफिकेशन। तो दोस्तों, ये है इसका डिटेल नोटिफिकेशन, हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। दिल्ली सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन के द्वारा 30 दिसंबर को ये नोटिफिकेशन जारी किया गया था। और आपकी जो इसमें फॉर्म भरने की जो लिंक आपका ओपन होगा वो 16 जनवरी से ओपन हो चुका है। और जो इसकी लास्ट डेट रहने वाली है वो 14 फरवरी 2025 को इसकी फॉर्म भरने की लास्ट डेट रहेगी। यानी कि आपके पास अभी भी पूरा एक महीने का टाइम अभी आपके पास है, तो आप इस फॉर्म को आराम से भर सकते हो। काफ़ी अच्छी पोस्टें इसमें देखने के लिए मिल रही हैं। तो जानते हैं कि किस सब्जेक्ट में कितनी पोस्टें रहने वाली हैं। तो अगर PGT हिंदी की बात करें तो PGT हिंदी यहाँ पे DSSB के अंदर क्या होता है कि इसमें मेल की सीटें अलग आती हैं और फीमेल की सीटें अलग आती हैं। मेल और फीमेल में यहाँ पे अलग अलग सीटें आती हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हम देखेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं PGT हिंदी में। तो PGT हिंदी मेल में जो टोटल सीटें हमें देखने के लिए मिल रही हैं वो लगभग 70 हैं। और PGT अगर फीमेल की बात करें तो PGT फीमेल में हिंदी में 21 सीटें टोटल हमें देखने के लिए मिल रही हैं, ठीक है। तो जो ये PGT फीमेल वाली पोस्टें हैं इस पर केवल फीमेल अप्लाई करेंगी, और जो PGT हिंदी मेल वाली सीटें हैं इसमें फीमेल और मेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें भी अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से देखें तो PGT हिंदी मेल में जो जनरल के लिए मतलब ओपन कैटेगरी के लिए अनरिजर्व के लिए 51 पोस्टें हैं, OBC के लिए 4, SC के लिए 6, ST के लिए 2 और EWS के लिए 7 पोस्टें रखी गई हैं, ठीक है। टोटल मिला के यहाँ पे 70 पोस्टें हैं। और PGT हिंदी फीमेल की बात करें तो अनरिजर्व UR के लिए 2, OBC के लिए 2, SC के लिए 4, ST के लिए 5 और EWS के लिए 3 पोस्टें रखी गई हैं। टोटल मिला के 21 पोस्टें यहाँ पे देखने के लिए मिल रही हैं। और वही एक अलग से कैटेगरी होती है PGT हिंदी की, ये होती है केवल न्यू दिल्ली म्यूनसिपल काउंसिल के लिए। तो यहाँ पे एक भी पोस्ट हमें देखने के लिए नहीं मिल रही है। तो जो हम अगर कोई मेल कैंडिडेट है, अगर वो दिल्ली का रहने वाला है या दिल्ली से भारत का रहने वाला है तो PGT हिंदी मेल में अप्लाई करेगा, उसके लिए 17 पोस्टें हैं। और जो फीमेल कैंडिडेट हैं वो PGT फीमेल में अप्लाई करेंगी, ठीक है। वो दोनों जगह अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसी और सब्जेक्ट में भी पोस्टें देख सकते हो आप। इसका ये जो PDF है इसका इस PDF को मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो वहाँ से आप आराम से इस पूरे PDF को देख सकते हो कि किस सब्जेक्ट में कितनी पोस्टें यहाँ पे रखी गई हैं। और टेलीग्राम का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, तो वहाँ से आप ज्वाइन करके वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं कि PGT मैथ्स की बात करते हैं। तो PGT मैथ्स में मेल की जो सीटें हैं टोटल 21 सीटें देखने के लिए मिल रही हैं। और PGT मैथ्स फीमेल में जो टोटल सीटें हैं वो 10 सीटें यहाँ पे रखी गई हैं। वैसे PGT फिजिक्स में यहाँ पे 3 सीटें हैं और PGT फिजिक्स फीमेल में यहाँ पे 2 सीटें रखी गई हैं, ठीक है। तो ऐसे ही सारे सब्जेक्ट की यहाँ पे सीटें अलग अलग हमें देखने के लिए मिल रही हैं। अगर PGT इकोनॉमिक्स मेल की बात करें तो यहाँ पे 60 सीटें हैं। और PGT इकोनॉमिक्स फीमेल की बात करें तो यहाँ पे 22 सीटें देखने के लिए मिल रही हैं। तो ह्यूमैनिटीज़ के जो सब्जेक्ट हैं उनमें काफ़ी अच्छे पोस्टें हैं दिख रही हैं यहाँ पे। बाकी और सब्जेक्ट में भी पोस्टें ठीक ठाक हैं।
हिस्ट्री पीजीटी हिस्ट्री अगर मेल की बात करें तो यहाँ पे 50 सीटें रखी गई हैं, और पीजीटी हिस्ट्री फीमेल की बात करें तो यहाँ पे 11 सीटें रखी गई हैं। ठीक है, तो ऐसी ही ज्योग्राफी में भी है, और आप इन सीटों को अपने कैटेगरी वाइज अलग अलग करके आराम से डिटेल में देख सकते हैं। तो अगर टोटल पोस्टों की बात करें तो टोटल जो पोस्टें यहाँ पे हैं निकल के आ रखी हैं, 432 पोस्टें यहाँ पे देखने के लिए मिल रही हैं हमें, और इसमें से जो 231 पोस्टें हैं ये अनरिजर्व की पोस्टें हैं, यानी कि ये जनरल कैटेगरी यानी कि ओपन कैटेगरी की पोस्टें हैं। ठीक है, इन 231 पोस्टों पे कोई भी फाइट कर सकता है, और जो टोटल पोस्टें हैं वो 432 पोस्टें देखने के लिए हमें यहाँ पे मिल रही हैं। तो अब देखते हैं आगे कि इसका जो क्वालिफ़िकेशन और रहने वाला है वो क्या होगा, और जो सिलेबस होगा वो क्या रहने वाला है। ठीक है, तो अगर क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो इसमें आपको, जैसे मैंने पहले बताया, अगर आपके पास इसमें आपको किसी भी टेट की ज़रूरत नहीं है, न तो आपको यू टेट की आवश्यकता है, नहीं आपको सी टेट की आवश्यकता है, नहीं आपको एम पी टेट। आप किसी भी स्टेट के कैंडिडेट हैं तो आप इस फॉर्म को आराम से अप्लाई कर सकते हैं बिना टीईटी के। आपके पास कोई भी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो आप तब भी इस फॉर्म को आराम से भर सकते हैं। ठीक है, तो बाकी इसका क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, आप जिस भी पोस्ट के लिए इसको अप्लाई करोगे, जिस भी सब्जेक्ट से अप्लाई करोगे, मान लो आप हिंदी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको हिंदी में पीजी की डिग्री होनी चाहिए, और प्लस आपके पास बीएड होना चाहिए। ठीक है, और दोनों आपके पास पासिंग होना चाहिए। ठीक है, आपको दोनों में पास होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर आप अपियरिंग में हो तो अपियरिंग वाले इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। वैसे ही अगर आप मैथ सब्जेक्ट से हो, मैथ सब्जेक्ट से भर रहे हो, अगर आप मैथ से भर रहे हो तो आपको मैथ्स में एमएससी मैथ्स होना चाहिए, और प्लस आपके पास बीएड होना चाहिए। ठीक है, तो जिस भी सब्जेक्ट से आप भर रहे हो तो उसमें आपको पीजी होना चाहिए और प्लस आपके पास बीएड होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हो। बाकी इसके अलावा और कुछ आपको नहीं चाहिए। तो लेकिन पहले क्या होता था, डी ट्रिपल एस बी में पहले क्या होता था कि यहाँ पे बीएड मैंडेटरी नहीं था। यहाँ पे केवल जो अगर आपने पीजी किया है उस सब्जेक्ट से, पोस्ट ग्रेजुएट किया है, तो आप इस फॉर्म को आराम से अप्लाई कर सकते थे बिना बीएड के। पहले बीएड भी नहीं चाहिए होता था डी ट्रिपल एस बी में, लेकिन इस साल से क्या कर दिया उन्होंने, इस बार से इसमें बीएड को मैंडेटरी कर दिया है। ठीक है, तो अब आपके पास बीएड होगा तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी क्वालिफ़िकेशन की बात, यहाँ पे हमने देख ली है क्वालिफ़िकेशन। जैसे हिंदी के लिए यहाँ पे लिखा है कि मास्टर डिग्री इन हिंदी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मास्टर डिग्री होनी चाहिए हिंदी में, और प्लस आपके पास बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी कि बीएड होना चाहिए फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। ठीक है, ऐसी सारी जो और भी सब्जेक्ट हैं सबकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो मैंने यहाँ पे बता दी है। उसके अलावा अगर बात करते हैं तो बात करते हैं एज लिमिट की। ठीक है, तो एज लिमिट जो इसमें रहेगी आपकी, यहाँ पे आपकी एज लिमिट, अगर आप जनरल कैंडिडेट हो तो आपकी जो मैक्सिमम एज रहने वाली है वो 30 साल रहने वाली है। अगर आप 30 साल के हो और जनरल कैंडिडेट हो तो ही आप इस फॉर्म को भर सकते हो। लेकिन अगर आप कैटेगरी से हो, आप एससी से बिलोंग करते हो, एसटी से बिलोंग करते हो, या ओबीसी से बिलोंग करते हो, तो आपको इसमें छूट मिलती है। जैसे एससी एसटी के लिए यहाँ पे 5 साल या 10 साल की छूट रखी गई है, और ओबीसी के लिए यहाँ पे 3 साल की छूट रखी गई है। तो तब भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर एज जो लिमिट है उसको डिटेल में देखने के लिए उसको हम डिटेल, तो एज लिमिट को हम यहाँ पे डिटेल में देखते हैं किसको एज में क्या छूट मिलेगी। तो पॉइंट नंबर 8 पे देखेंगे एज रिलैक्सेशन। तो यहाँ पे जो अगर आप एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल की छूट मिलेगी, यानी कि जनरल के लिए 30 साल थी तो आपके लिए 5 साल की छूट मिलेगी, तो टोटल कितना हो गया 35 साल। तो अगर आप 35 साल के हो तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हो तो आपको 3 साल की छूट मिलेगी, यानी कि 30 प्लस 3 कितना हो गया 33। तो 33 साल के हो तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। अगर आप PWBD हो और प्लस UR हो या EWS हो तो तब आपको कितनी छूट मिलेगी, 10 साल की छूट मिलेगी। ठीक है, तो ये उनके लिए है PWBD के लिए। ठीक है, जो यानी कि जो फिजिकल हैंडीकैप होते हैं या फिर PWD बोलते हैं जिनको, तो उनके लिए ये छूट रखी गई है, तो उनके लिए थोड़ा ज़्यादा छूट रखी गई है। तो जो छूट इसमें रिलैक्सेशन मिलेगा ये आप कैटेगरी के हिसाब से देख सकते हो। ठीक है, बाकी जनरल और जो EWS के कैंडिडेट हैं उनको एज में कोई छूट नहीं मिलती है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि इसमें क्या आपकी सैलरी रहे। तो सैलरी जो आपकी यहाँ पे रहने वाली है, जो आपका पे स्केल रहेगा, यहाँ पे आपकी सैलरी
पे लेवल आपका 8 रहेगा। ठीक है, इसका मतलब होता है कि जो आपका ग्रेड पे रहने वाला है वो 4800 ग्रेड पे आपका यहाँ पे रहने वाला है। और 4800 ग्रेड पे का मतलब है कि मिनिमम 47,600 से और 1,51,000 के बीच में आपकी सैलरी रहने वाली है। और जैसे कि आपको पता है कि अभी गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, 8वें वेतन आयोग का गठन कर दिया है कि गठन कर दिया है। तो उस हिसाब से जो आपकी सैलरी रहेगी वो लगभग, आपकी सैलरी जो स्टार्टिंग सैलरी जो आपको अगर मिलती थी वो लगभग 7वें वेतन आयोग में अगर आपकी सैलरी अभी जो मिलेगी आपको, अगर वो 70,000 रुपये आपको स्टार्टिंग सैलरी मिलेगी, क्योंकि दिल्ली आपको पता है दिल्ली सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है ये। और यहाँ पे जो आपके जो भत्ते वगैरह होते हैं, मेट्रो सिटी होने के नाते जो आपके भत्ते होते हैं वो क्या होते हैं, अदर सिटी के अलावा यहाँ पे ज़्यादा होते हैं। तो उस हिसाब से यहाँ पे सैलरी क्या होती है, बढ़ के मिलती है। यानी कि अगर आपको उत्तराखंड में या यूपी में अगर आपको 60,000 मिल रही है तो यहाँ पे आपकी जो सैलरी रहने वाली है वो 80,000 बढ़ के मिल जाती है आपको। तो 7वें वेतन आयोग में आपकी सैलरी 80,000 स्टार्टिंग में थी। तो अभी 8वां वेतन आयोग लागू होने वाला है, यानी कि जनवरी 2026 से लागू हो जाएगा 8वां वेतन आयोग। तो अगर उसमें बात करें तो आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी हो जाएगी वो लगभग आपकी स्टार्टिंग सैलरी 1 लाख के आसपास हो जाएगी। टोटल 1 लाख रुपये जो आपकी सैलरी होगी वो 1 लाख मिनिमम आपकी जो स्टार्टिंग जो सैलरी होगी, यानी कि आपने फॉर्म भरा उसके बाद आप निकल जाते हो तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी 1 लाख रहेगी मिनिमम। और जो मैक्सिमम सैलरी आपकी पहुंच जाएगी, जैसे अभी मैक्सिमम सैलरी आपकी 1,51,000 रुपये है अगर आप इसी पोस्ट पे रहते हो, तो उसके बाद आपकी जो मैक्सिमम सैलरी जो हो जाएगी वो लगभग 2.5 लाख के करीब यहाँ पे आराम से रहने वाली है। तो ये काफ़ी अच्छी पोस्ट है और काफ़ी अच्छी सैलरी इसमें आपको आराम से मिल जाएगी। इसके बाद बात करते हैं फॉर्म की फ़ीस के बारे में, कि आप जो ये फॉर्म भरोगे इस फॉर्म की आपकी फॉर्म भरने की फ़ीस कितनी रहेगी। तो फॉर्म भरने की फ़ीस यहाँ पे बताई है कि एप्लीकेशन फ़ीस एंड मोड ऑफ पेमेंट। तो मोड ऑफ पेमेंट तो कोई भी हो सकता है, ऑनलाइन के माध्यम से आप कर सकते हो। तो जो पेमेंट आपकी रहेगी यहाँ पे वो 100 रुपये रहने वाली है। 100 रुपये आपको इस फॉर्म को भरने के लिए 100 रुपये पेड करने पड़ेंगे। ठीक है, अगर आप जनरल कैंडिडेट, जनरल EWS से बिलोंग करते हो। तो बाकी जो कैटेगरी के हैं, जैसे पॉइंट नंबर 1 पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा है वुमेन कैंडिडेट्स एंड कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड PWBD एंड एक्स सर्विसमैन कैटेगरी आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग एप्लीकेशन फ़ी। ठीक है, तो वो एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में रखे गए हैं, उनके लिए कोई फ़ीस यहाँ पे नहीं ली जाएगी। यानी कि आप ये फॉर्म जो है आप क्या फ्री में ये फॉर्म आराम से इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं सबसे मेन जो पार्ट है हमारा सिलेबस का, कि हम इसमें क्या सिलेबस रहेगा और क्या इसका पेपर का जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा वो क्या रहेगा। तो जो एग्जामिनेशन स्कीम होगा इसमें इसमें आपका सिंपल एक पेपर होगा, एक पेपर आपका इसमें रहेगा, एक पेपर रहेगा इसमें, और वो रहेगा आपका 300 नंबर का। 300 क्वेश्चन रहेंगे उसमें, 300 क्वेश्चन आएंगे और 300 नंबर का ही आपका पेपर रहेगा। और जो आपको टाइम मिलेगा वो 3 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। ठीक है, जो टोटल जो क्वेश्चन रहेंगे वो 300 क्वेश्चन रहेंगे। और जो इसका सिलेबस रहेगा वो 2 सेक्शन में रहेगा, पहला रहेगा सेक्शन 1 और दूसरा रहेगा सेक्शन 2। तो जो 300 नंबर जो डिवाइड होंगे आपके, एक चार्ट के माध्यम से अगर देखें तो आपके जो 300 नंबर डिवाइड होंगे, एक ही पेपर होगा। तो एक जो पहला पेपर होगा वो 100 नंबर का होगा और जो दूसरा पेपर होगा वो 200 नंबर का होगा। ठीक है, तो जो 100 नंबर का जो पेपर होगा वो सबके लिए सेम रहेगा, चाहे आप हिंदी से भरो, मैथ से भरो, ज्योग्राफी से भरो, कोई भी आपका सब्जेक्ट रहेगा ये सबके लिए सेम रहेगा। 100 क्वेश्चन आएंगे और 100 नंबर का रहेगा। और जो 200 क्वेश्चन आएंगे ये सब्जेक्टिव होगा। अगर आपने जैसे हिंदी से भरा है तो 200 क्वेश्चन हिंदी के आएंगे, अगर आपने मैथ से भरा है तो 200 क्वेश्चन मैथ से आएंगे। ठीक है, और टोटल मिला के ये कितना हो जाएगा, 300 हो जाएंगे और 300 क्वेश्चन ही आपके यहाँ पे हो जाएंगे। तो ये इसमें सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है और ये आपका सिलेबस यहाँ पे रहेगा। लेकिन पेपर एक ही दिन होगा और एक ही पेपर होगा, 3 घंटे का पेपर होगा। ठीक है, तो अगर आपकी सब्जेक्ट में अगर आपकी कमांड अच्छी है, सब्जेक्ट में पकड़ अच्छी है, तो आप इस फॉर्म को आराम से क्रैक कर सकते हो और इस पोस्ट के लिए आप आराम से इस पोस्ट में सिलेक्शन ले सकते हो। ठीक है, तो वही इसमें बताया। अब सेक्शन 1 का अगर थोड़ी डिटेल में बता दूं तो सेक्शन 1 में आपके पास जो सेक्शन 1 है, जो भी मैंने बताया, सेक्शन 1 जो 100 नंबर का रहने वाला है
जो सबके लिए सेम है। इसमें 5 खंड होंगे। पहला जो खंड होगा उसमें रीजनिंग पूछी जाएगी, वो भी 20 नंबर की पूछी जाएगी। ठीक है, 5 खंड होंगे तो 20-20 नंबर के 5 खंड होंगे, टोटल कितने हो गए, 100 हो गए। दूसरे खंड में क्या होगा, जनरल अवेयरनेस पूछा जाएगा, जीएस वगैरह, आपका करंट अफेयर वगैरह वो आएगा। तीसरे खंड में क्या होगा, आपका इंग्लिश लैंग्वेज के 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसमें ग्रामर आती है और थोड़ा एक पैसेज भी आता है, तो उस हिसाब से आपका इसमें 20 नंबर रहने वाले हैं। और वही 20 नंबर की आपकी इसमें हिंदी आती है, और 20 नंबर का आपका इसमें DI आता है, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और डाटा इंटरप्रिटेशन आता है। ठीक है, तो टोटल मिला के ये 100 नंबर का हो जाता है, और ये सबके लिए सेम रहता है। और जो दूसरा पोर्शन होता है, तो जो दूसरा सेक्शन होता है वो जैसे मैंने बताया, वो अभी सब्जेक्टिव बेस होता है। जो आपका सब्जेक्ट होता है उसी से रिलेटेड आपके 200 क्वेश्चन होते हैं। जैसे लिखा है यहाँ पे, MCQs pertaining to post ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन एंड टीचिंग मैथोडोलॉजी रिक्वायर्ड फॉर द पोस्ट। तो टीचिंग मैथोडोलॉजी से क्वेश्चन आएंगे, और जो सब्जेक्ट होगा आपका उससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे, तो 200 क्वेश्चन रहेंगे। तो अगर आपके सब्जेक्ट पे कमांड अच्छी है, पकड़ अच्छी है, तो आपका जो सेक्शन सेकंड है अगर ये अच्छा है तो आप आराम से इसमें सिलेक्शन ले सकते हो। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कि जो मोड ऑफ सिलेक्शन, तो मैंने बता दिया कि मोड ऑफ सिलेक्शन आपका जो पेपर होगा वो ऑनलाइन पेपर होगा। और जो मिनिमम आपको जो इसमें मार्क्स लाने हैं, मिनिमम मार्क्स की बात करें तो जनरल और EWS के लिए 40% मार्क्स लाने ज़रूरी हैं। ठीक है, और OBC के लिए यहाँ पे 35% मार्क्स लाने ज़रूरी हैं अगर वो दिल्ली के हैं, और SC ST PH के लिए यहाँ पे 30% मार्क्स लाने ज़रूरी हैं। मतलब कम से कम आपके इतने मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, यानी कि अगर आप जनरल कैंडिडेट्स हो और आपके 40% मार्क्स, यानी कि 300 नंबर का टोटल पेपर होगा, तो आपको 120 नंबर मिनिमम, आपको 120 नंबर लाने ही लाने हैं, तभी आप मेरिट में काउंट किए जाओगे। और वैसे ही अगर OBC से है तो 35%, यानी कि 105 नंबर आपको लाने ही पड़ेंगे। 105 नंबर आपको यहाँ पे लाने ही पड़ेंगे 300 में से, तभी आप मेरिट में काउंट किए जाओगे। ठीक है, इसके अलावा जो मेन आपका ये रहेगा कि जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, जैसे दिल्ली के बाहर के जो कैंडिडेट हैं, उत्तराखंड, यूपी, हिमाचल, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, तो वो इस फॉर्म को भर सकते हैं या नहीं। तो हर स्टेट के जो कैंडिडेट हैं वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो रिजर्वेशन रहेगा, हर स्टेट का कैंडिडेट इसको भर सकता है, लेकिन जो रिजर्वेशन रहेगा वो केवल जो दिल्ली के निवासी हैं केवल उन्हीं को रिजर्वेशन मिलेगा। यानी कि SC ST OBC EWS का रिजर्वेशन केवल कल जो बेनिफिट होगा वो उन्हीं को मिलेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है, बाकी जो किसी और अदर स्टेट का जो कैंडिडेट होगा वो SC ST या OBC का है। जैसे मान लो SC ST का कैंडिडेट है, कोई यूपी का कैंडिडेट है या कोई उत्तराखंड का कैंडिडेट है, तो वो जब इस फॉर्म को भरेगा तो उसको SC ST का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। वो यहाँ पे किस में काउंट होगा, जनरल मेरिट लिस्ट में काउंट होगा, यानी कि ओपन कैटेगरी में काउंट होगा। ठीक है, जो दिल्ली का OBC होगा, दिल्ली का SC ST होगा, दिल्ली का EWS होगा, उसी को यहाँ पे रिजर्वेशन का बेनिफिट दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा भी है, एनेक्चर 6 में लिखा है OBC आउटसाइड। ठीक है, जो OBC आउटसाइड के हैं, जो दिल्ली के हैं, उनको तो बेनिफिट मिलेगा रिजर्वेशन का। जो OBC आउटसाइड हैं, तो OBC आउटसाइड कैंडिडेट्स will be treated as unreserved candidate and they must apply under UR category। तो यहाँ पे साफ लिखा गया है कि जो OBC आउटसाइड के कैंडिडेट हैं वो ऐसे ट्रीट किए जाएंगे, वो अनरिजर्व कैंडिडेट की तरह ट्रीट किए जाएंगे, इसलिए उनको क्या करना चाहिए, दे मस्ट अप्लाई अंडर UR कैटेगरी, इसलिए उनको अनरिजर्व कैटेगरी में अप्लाई करना चाहिए। तो ये डाउट पे आपका यहाँ पे क्लियर हो गया कि रिजर्वेशन किसको मिलेगा और किसको नहीं मिलेगा। इसके अलावा अगर हम पॉइंट नंबर 2 देखते हैं, तो जो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल है, जैसे आपका पीजी है और आपका बीएड है, तो ये आपका कंप्लीट होना चाहिए। और किस डेट तक कंप्लीट होना चाहिए, आपकी जो एज है वो आपकी एज जो मिनिमम एज रखी गई है इसमें, वो कब तक कंप्लीट होनी चाहिए, या फिर जो मैक्सिमम एज रखी गई है, जैसे जनरल के लिए 30 साल रखी गई है, SC ST OBC के लिए रिजर्वेशन के हिसाब से अलग बेनिफिट दिया गया है, किसी 33-35, तो वो कब से काउंट की जाएगी। तो यहाँ पे लिखा गया है
कि द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कॉमा एज कॉमा एक्सपीरियंस एंड अदर एलिजिबिलिटी कंडीशंस फॉर द पोस्ट शैल बी डिटरमाइंड एज ऑन 14/2/2025। तो 14 फरवरी 2025 के बिहाफ पर यहाँ पे काउंट की जाएगी, यानी कि 14 फरवरी 2025 तक फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है, यहाँ तक 14 फरवरी 2025 तक आपका जो पीजी कंप्लीट होना चाहिए, आपका बीएड भी कंप्लीट होना चाहिए, और आपकी एज भी क्या होनी चाहिए, एज भी आपकी वो होनी चाहिए, 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए अगर आप जनरल ओबीसी जनरल कैंडिडेट हैं तो। बाकी जिनके रिजर्वेशन है उनके लिए तो छूट है। और मिनिमम जो एज है आपकी वो भी 14 फरवरी तक वो भी क्या होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है। बाकी अगर जैसे कोई अपियरिंग स्टूडेंट है, जैसे अदर फॉर्म आते हैं उनमें अपियरिंग स्टूडेंट भी फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन इसमें अपियरिंग के लिए कोई मौका नहीं दिया गया है। पीजी आपका कंप्लीट होना चाहिए प्लस बीएड आपका कंप्लीट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप अपियरिंग में हैं, आप 4th सेम में हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर दोगे, तो आप यहाँ पे साफ साफ इन्होंने मना किया है। तो आप इस फॉर्म को अप्लाई तभी कर सकते हो जब आप पीजी पास हो और जब आप बीएड पास हो, आपके पास इनका रिज़ल्ट होना चाहिए। क्योंकि जब आप फॉर्म भरोगे, जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरोगे तो वहाँ पे आएगा, वहाँ पे आपके रिज़ल्ट की डेट आएगी और सारी डिटेल आपको वहाँ पे फिल करनी पड़ेगी। तो ये भी हम आगे वीडियो में देखेंगे फॉर्म को अप्लाई कैसे करेंगे। थोड़ा वीडियो लंबी हो जाएगी लेकिन कोई बात नहीं, एक ही वीडियो में हम इसको ख़त्म कर देंगे। इसके अलावा जो एग्ज़ाम सेंटर हैं आपके वो केवल दिल्ली में रहेंगे, और दिल्ली में रहेंगे या फिर एनसीआर में रहेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है द सेंटर्स फॉर होल्डिंग द एग्जामिनेशन विल बी इन दिल्ली ऑब्लिक एनसीआर ओनली। केवल दिल्ली और दिल्ली के आसपास जो एनसीआर है वहाँ पे आपके सेंटर रहने वाले हैं। ठीक है। तो आपको अगर आप उत्तराखंड से भर रहे हो फॉर्म तो आपको यहीं पे आपका एग्ज़ाम सेंटर पड़ेगा, और यहीं पे आपको जब भी इसका एग्ज़ाम होगा तो यहाँ पे आपको एग्ज़ाम देने आना पड़ेगा। हालांकि इसका एग्ज़ाम अभी होगा नहीं, एग्ज़ाम की डेट तो इसमें दी नहीं है, लेकिन 6 महीने या फिर 1 साल के बाद इसका एग्ज़ाम देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि अभी फरवरी 2024 में क्या हुआ था, फरवरी 2024 में दिल्ली टीजीटी का फॉर्म आया था। ठीक है। टीजीटी का फॉर्म आया था, यानी कि एलटी का, वो उसका एग्ज़ाम अभी तक इन्होंने कंडक्ट नहीं कराया है। उसके लिए उसको भी अभी 1 साल होने वाला है। फरवरी 2025 में उस एग्ज़ाम को 1 साल होने वाला है, अभी तक उसका एग्ज़ाम नहीं हुआ है। तो पता नहीं क्यों डिले कर रहे हैं ये लोग, और इसमें भी मुझे लग रहा है ऐसे ही डिले होगा, क्या पता जल्दी भी हो सकता है। लेकिन 6 महीने तो मिनिमम 6 महीने का टाइम तो यहाँ पे मिलेगा आपको अपनी तैयारी करने के लिए। ठीक है। तो जो सेंटर रहने वाले हैं वो आपके सेंटर कहाँ रहेंगे, तो 6 महीने का आपके पास पूरा टाइम मिलेगा या फिर 1 साल का भी आपको टाइम मिल सकता है आराम से इसमें। तो आप इस फॉर्म को जरूर अप्लाई कीजिए, क्योंकि बहुत अच्छी पोस्ट है और बहुत अच्छा ग्रेड पे यहाँ पे रहने वाला है, और आपको राजधानी में पढ़ाने का मौका मिलेगा। और इसीलिए जो आपके एग्ज़ाम के सेंटर रहेंगे वो भी दिल्ली में रहेंगे या फिर एनसीआर में रहेंगे। एनसीआर मतलब नेशनल कैपिटल रीजन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के आसपास, जो दिल्ली के आसपास हैं उसके आसपास आपके एग्ज़ाम के सेंटर रहेंगे। ठीक है। अब आप बात करते हैं इसके ऑनलाइन प्रोसेस के, इसको फॉर्म को कैसे भरेंगे। तो आप इस फॉर्म को कैसे भरेंगे, सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। ठीक है। इनके ऑफिशियल जो वेबसाइट है वो है DSSBonline.nic.in। इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से आप इसको वहाँ पे इस पर क्लिक करके आप डायरेक्ट वहाँ पे फॉर्म के जो इनका ऑनलाइन पोर्टल है वहाँ पे आप डायरेक्ट वहाँ पे चले जाओगे और वहाँ से आप लॉगिन करके फॉर्म को भर सकते हो। दूसरी बड़ी बात यह है कि यहाँ पे क्या होता है, ओटीपी होता है, यानी कि ओटीआर होता है, सॉरी ओटीआर होता है, यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है। ठीक है। अगर आपने इससे पहले जो फरवरी 2024 में जो भर्ती आई थी टीजीटी की, अगर आपने टीजीटी का फॉर्म भरा है तो आपका उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर होगा और पासवर्ड होगा, उससे आप डायरेक्ट साइन इन करोगे तो आपको बार बार अपनी डिटेल फिल नहीं करनी पड़ेगी। आप सीधे फॉर्म को अप्लाई नाउ पे क्लिक करके सीधे पीजीटी का फॉर्म भी भर सकते हो। नहीं तो आपको बार बार वहाँ पे फ़ोटो अपलोड करना पड़ता है, साइन अपलोड करना पड़ता है, ये सब आपको नहीं करना पड़ेगा। ठीक है। लेकिन अगर आपने नहीं भरा है, आपने DSSB का कोई भी फॉर्म नहीं भरा है, चाहे वो टीचिंग का हो या फिर टेक्निकल का हो या फिर लाइब्रेरियन का हो, कोई भी हो, नहीं भरा है तो आपको पहले वहाँ पे लॉगिन करना पड़ेगा, तब जाके आप इस फॉर्म को भर सकते हो। ठीक है। लेकिन अगर आपने पहले कर रखा है तो वहाँ पे आप उसको लॉगिन करके या साइन इन करके आराम से सिंपल प्रोसेस करके आप फॉर्म को आसानी से भर सकते हो। तो वो कैसे करना है वो
देखते हैं वो भी कैसे करना है। तो ये बात आपको ज़रूर ध्यान रखनी है क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि अगर आप नया रजिस्ट्रेशन करते हो तो आपका फॉर्म कैंसिल हो जाएगा। अगर आपने पहले OTR बना रखा है और दोबारा OTR बनाते हो तो आपका ये फॉर्म क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। बिफोर सबमिटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशंस कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट ही/सी इज़ रजिस्टर्ड ऑन DSSB पोर्टल। ठीक है, जो पोर्टल यहाँ पे ये दिया गया है। द इंस्ट्रक्शन फॉर रजिस्ट्रेशन आर अवेलेबल ऑन द बोर्ड ऑफ वेबसाइट। ठीक है। रजिस्ट्रेशन विद DSSB इज़ एन वन टाइम एक्सरसाइज, लिखा है ना, वन टाइम एक्सरसाइज है, यानी कि OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। ठीक है। द यूज़र ID एंड पासवर्ड जनरेटेड आफ्टर रजिस्ट्रेशन शुड बी यूज टू लॉग इन वेन एवर ए कैंडिडेट इज़ अप्लाइंग फॉर एग्जामिनेशन ऑफ द पोस्ट नोटिफाइड बाई DSSB। ठीक है। नो सेपरेट रजिस्ट्रेशन इज़ रिक्वायर्ड फॉर ईच ऑफ एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाई DSSB। तो आपको दोबारा दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है अगर आपने पहले रजिस्ट्रेशन किया है तो। और साथ ही लिख रखा है कि इफ़ एन एप्लीकेंट सबमिट्स मल्टीपल रजिस्ट्रेशन एंड अपीयर्स इन द एग्जामिनेशन एट एनी स्टेज मोर देन वंस his/her candidature will be cancelled and he/she will be debarred from the examinations of the board। तो साफ साफ यहाँ पे लिखा है इन्होंने कि इफ़ एनी एप्लीकेंट सबमिट मल्टीपल रजिस्ट्रेशन, अगर आप एक से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन करते हो तो आपका जो फॉर्म होगा वो कैंसिल किया जाएगा और आपको डिबार भी किया जा सकता है। ठीक है। तो ये आपको विशेष ध्यान में रखना है इस फॉर्म को भरने से पहले। और आप अब देखते हैं कि आपको कैसे जानेंगे कि आपने पहले फॉर्म भरा है या नहीं है। ठीक है। तो उसके लिए आप कुछ सिंपल से जाना है DSSBonline.nic.in की वेबसाइट पे। इसका जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ से भी डायरेक्ट जा सकते हैं। तो देखते हैं। तो जब आप वेबसाइट ओपन करोगे, ठीक है, DSSBonline.nic.in को ओपन करोगे तो आपके सामने ऐसा पोर्टल खुल जाएगा, OARS का पोर्टल खुल जाएगा। और यहाँ पे आपको दिख जाएगा, अगर आपको यहाँ से डाउनलोड करना है तो आप यहाँ से पूरी डिटेल को डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके साइड में यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे ऊपर अगर आपको जानना है कि आपने TGT का फॉर्म भरा है या नहीं है भरा है, या फिर कोई भी और फॉर्म पहले से भरा है, यानी कि आपने पहले यहाँ पे OTR कर रखा है, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा नो योर रजिस्ट्रेशन नंबर पे, नो योर रजिस्ट्रेशन डिटेल पे क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है। और अगर आप अपना पासवर्ड भूल गए तो यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको नो योर रजिस्ट्रेशन डिटेल पे क्लिक कर देना है। ठीक है। वहाँ से आप आराम से जान जाओगे कि आपने पहले फॉर्म भरा है या नहीं भरा है। इस पर क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा आएगा, ये साइट में प्रॉब्लम है शायद से, तो दोबारा लॉगिन करना पड़ेगा। दोबारा लॉगिन करने के बाद नो योर रजिस्ट्रेशन डिटेल पे क्लिक करेंगे। ठीक है। तो ये थोड़ा टाइम लेगा। तो यहाँ पे ऐसा आपके सामने ऐसा इंटरफेस सामने आएगा आपके सामने। इसको आपने भर देना है। यहाँ पे जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपने डालनी है। यहाँ पे डेट, मंथ, ईयर। ठीक है। यहाँ पे 10th का जो आपका रोल नंबर है, सर्टिफिकेट में जो आपने 10th में जो रोल नंबर डाला होगा वो डालना है। यहाँ पे पासिंग ईयर सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आपका अपना नेम डाल देना है और यहाँ पे जो ये कोड है ये आपको यहाँ पे फिल कर देना है। ठीक है। ध्यान रखना यहाँ पे जो 10th का जो आप रोल नंबर डालोगे, अगर मान लो आपका जो रोल नंबर है उससे पहले 00 है, 0086120 है आपका रोल नंबर, तो आपको ये आगे के जो 0 हैं ये आपको नहीं लगाना है, केवल ये पीछे का जो अंक है ये लिखना है आपको यहाँ पे। ठीक है। इसको लिखोगे तो आपका, अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा तो गेट डिटेल पे क्लिक कर देना और वहाँ से आपकी रजिस्ट्रेशन नंबर आपका शो हो जाएगा अगर आपने भरा होगा। अगर आपने नहीं भरा होगा तो वो शो नहीं होगा, आपको फिर से नया लॉगिन करना पड़ेगा। फिर आपका फॉर्म क्या नहीं होगा, कैंसिल नहीं होगा। ठीक है। और अगर आप मान लो आपने गेट डिटेल कर दिया और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है और आपके पास पासवर्ड नहीं है, अब लॉगिन करने के लिए पासवर्ड चाहिए, पासवर्ड भूल गए आप, तो उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, तो आपको बैक आना है और बैक आने के बाद फिर से उसी बैक आके आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। ठीक है। जब आप रजिस्ट्रेशन नंबर जान लोगे तो उसके बाद आपको पासवर्ड जानने के लिए यहाँ पे क्लिक करना है और फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करने के बाद आपको वहाँ पे कुछ डिटेल फिल करनी पड़ेगी। इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको वही डिटेल फिल करनी है। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल देना है, डेट, मंथ और ईयर डाल देना है और यहाँ पे 10th का रोल नंबर डाल देना है। सेम वही, अगर आपका मान लो एग्जाम्पल के लिए 00
6520 है, तो आपको आगे के 2 जीरो नहीं डालने हैं, केवल पीछे का ये अंक डालने हैं। ठीक है, ये डाल देना है, यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है जो जिस भी आपने ईयर में पास किया है, और यहाँ पे गेट ओटीपी कर देना है। गेट ओटीपी पे जब आप क्लिक कर दोगे तो ये आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा, जो आपने फॉर्म भरते टाइम जो मोबाइल नंबर डाला होगा ना, उसी मोबाइल नंबर पे आपका ओटीपी आएगा, और ओटीपी डालने के बाद यहाँ पे ओटीपी डालोगे तो आपका पासवर्ड यहाँ पे शो हो जाएगा, या फिर आपको नया पासवर्ड चेंज करने के लिए आएगा, तो वहाँ पे आप नया पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ईमेल भी सेट कर सकते हैं, रीसेट कर सकते हैं। तो ऐसे आप दोबारा से इस पर लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ से आपने अपना रजिस्टर नंबर जाना और पासवर्ड जान लिया, तो आप इस पर दोबारा से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो ऐसे करके आप दोबारा उसके बाद आप आपके पास रजिस्टर नंबर भी आ गया और आपके पास पासवर्ड भी आ गया, यानी कि आपने पहले फॉर्म कोई ना कोई फॉर्म DTPSB का भरा है। तो आप उसके बाद सिंपल आपको क्या करना है, क्लिक टू साइन इन पे क्लिक करना है, और वहाँ पे आपको पासवर्ड लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाल देना है। तो वहाँ से आप आराम से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फिर आपको कोई झंझट नहीं रहेगा, फ़ोटो साइन वगैरह कोई डिटेल भरने की ज़रूरत नहीं रहेगी। केवल आप सीधे जिस भी पोस्ट पे अप्लाई करोगे तो वहाँ पे अप्लाई नाउ का ऑप्शन आएगा। जैसे आप हिंदी से करोगे आप तो अप्लाई नाउ का ऑप्शन आएगा, मैथ्स से करोगे तो अप्लाई नाउ मैथ्स का ऑप्शन आएगा। वहाँ पे क्लिक करके सीधा आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपको वहाँ पे केवल फ़ीस भरनी पड़ेगी, और अगर कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं तो चेंजेस का वहाँ पे स्टेप आ जाएगा। लेकिन अगर आपने पहले कभी फॉर्म नहीं भरा है, DTPSB का कोई फॉर्म नहीं भरा है, तो आपको सबसे पहले आपको क्या करना है, क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करना है, उसके बाद आप यहाँ पे आपको अपनी डिटेल भर देनी है, और उसके बाद जो भी डिटेल वहाँ पे फिल मांगेगा वो वहाँ पे फिल कर देनी है, और उसके बाद आपका लॉगिन हो जाएगा। और उसके बाद भी उसके बाद आपका रजिस्टर नंबर बन जाएगा और पासवर्ड बन जाएगा, और सेम वही प्रोसेस फिर आपको क्लिक किया टू साइन इन पे क्लिक करना है। ठीक है, तो उससे आपका क्या हो जाएगा, न्यू रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, और आप फॉर्म को आराम से अप्लाई कर सकते हैं। फिर आपको दोबारा से फ़ोटो साइन वगैरह ये सब चीज़ें अपलोड करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो ये था पूरा डिटेल नोटिफिकेशन इसका। तो अभी आपके पास फॉर्म भरने का पूरा 1 महीना है, जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, यानी कि आज 18 जनवरी है, और जब मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ तो 18 जनवरी से 14 फरवरी तक आपके पास लगभग 1 महीना का टाइम है। तो आप आराम से इस फॉर्म को पूरा चेक करने के बाद आराम से भर सकते हैं, और भरना आपको ज़रूर है, क्योंकि इसका एग्ज़ाम आप इसकी जो तैयारी करने के लिए आपको पूरा मौका मिलेगा, यानी कि 1 साल का पूरा मौका मिल ही जाएगा आपको आराम से। क्योंकि जो TGT का एग्ज़ाम फॉर्म भरा गया था 2024 में, जनवरी 2024 में TGT का फॉर्म भरा गया था, उसका एग्ज़ाम अभी तक कंडक्ट नहीं कराया गया है। तो उस जब पहले उसका एग्ज़ाम होगा उसके बाद ही क्या होगा, आपका एग्ज़ाम होगा। हालांकि अभी तो होगा भी नहीं, क्योंकि अभी दिल्ली में विधानसभा चुनाव हैं और आचार संहिता भी लगी हुई है, तो इस कारण अभी तो एग्ज़ाम होगा नहीं। तो आप आराम से इस फॉर्म को भर सकते हो। केवल इसमें एक चीज़ इन्होंने इस बार थोड़ा कमी की है, वो कमी मुझे लगी है एज में। एज इस बार इन्होंने काफ़ी कम कर दी है जनरल के लिए, 30 साल। क्योंकि अगर आप PG मांग रहे हो, पहले क्या था कि पहले ये B.Ed नहीं मांगते थे। DTPSB में क्या क्या होता था, पहले B.Ed नहीं मांगते थे, केवल आपको PG डिग्री होनी चाहिए थी, और आप आराम से लेक्चरर बन सकते थे। उस अगर आपका एग्ज़ाम निकल गया तो B.Ed ये आपको B.Ed करने के लिए टाइम देते थे, तो B.Ed आप बाद में कर सकते थे। तो PG करने के बाद मौका मिल जाता तैयारी करने का। लेकिन आप एक तो आप PG भी मांग रहे हो अभी, और B.Ed भी मांग रहे हो, तो PG करने के बाद ये आदमी मतलब 23 साल लगभग एक एवरेज माने तो 21 साल में UG मान लो, 2 साल में PG मान लो तो 23 साल, और 2 साल का B.Ed मान लो तो 25 साल। 25 साल तक तो ये क्वालिफिकेशन ही कोई कैंडिडेट हो तो वो क्वालिफिकेशन ही क्या करेगा, कंप्लीट करेगा। और उसके बाद बचते हैं उसके पास कितने, 5 साल। तो 5 साल में क्या तैयारी करेगा वो, 5 साल। आपके फॉर्म तो यहाँ पे 4-4 साल, 2-2 साल, 3-3 साल में आते हैं। अभी 2024 में फॉर्म आया, उसका अभी तक एग्ज़ाम ही नहीं हुआ, तो कैसे कोई तैयारी करेगा। जनरल कैंडिडेट के लिए तो बहुत मुश्किल है थोड़ा। लेकिन फिर भी जो जिनकी क्वालिफ़िकेशन है और जिनकी एज है, तो वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। देखते हैं क्या पता इसमें एज बढ़ेगी बाद में, जो ये नया नोटिफिकेशन आएगा इसके बाद इसमें क्या पता उसमें एज बढ़ के आए। तो हो सकता है कि उसमें एज बढ़ जाए, तो और भी जो कैंडिडेट हैं उनको भी मौका मिलेगा। क्योंकि अगर एग्ज़ाम और आपके रिज़ल्ट एग्ज़ाम अगर टाइम टू टाइम होते रहते तो तब भी कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, खैर
तो ये था पूरा नोटिफिकेशन इस वीडियो का, इस भर्ती का। तो अगर इसके अलावा कोई भी अगर आपका डाउट बच जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।